वेलकम टू एक्यूमैन। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ रिगार्डिंग एसएससी जेई। अभी आप सभी को पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज एसएससी जेई में रिलीज़ हुई हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जस्ट अपन बात करें तो 1324 समथिंग वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। उस सब के बारे में मैं आपको आज डिटेल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट होता है कि हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं डिप्लोमा से, तो उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि वो इस बार फॉर्म फिल करें या फिर नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन के बाद फिल करें फॉर्म। तो नहीं, ये थोड़ी सी थिंकिंग गलत होती है। अगर आप डिप्लोमा कंप्लीटेड हैं तो फॉर्म तो फिल करिए, आपको एक बार एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस बार। ठीक है, पढ़ाई इतनी लेवल की नहीं हुई है, बट एक एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप सिर्फ पेपर देख लेंगे, पेपर तो आ जाएगा, लास्ट ईयर के पेपर भी पढ़े हुए होंगे, अगर आप उससे भी एनालिसिस कर लेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो आप एक लाइव एक्सपीरियंस लेंगे एग्ज़ाम में बैठकर। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और एनालिसिस कर पाएंगे कि कैसा पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है, टफनेस लेवल क्या होता है, किस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एग्जामिनेशन हॉल में ही मिलेंगी। तो जो स्टूडेंट जिनका डिप्लोमा अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है तो सब फॉर्म फिल करें, अभी भी टाइम बाकी है। अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा और आप पेपर दे पाएंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स की ऑलरेडी प्रिपरेशन कंप्लीटेड होगी, अभी रिवीजन जस्ट चल रहा होगा, तो वो तो फॉर्म उन्होंने हो सकता है कि बहुत जल्दी ही उन्होंने जैसे ही रिलीज़ हुई थी डेट उन्होंने तभी फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो उनके लिए तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं मोस्टली उन बच्चों के लिए जिनका डिप्लोमा जस्ट कंप्लीट हुआ है या जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई कैसे फॉर्म भरना होता है, पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं, कौन कौन सी ब्रांच ये पेपर दे सकती है, तो उनके ये सब कुछ नया होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी ज़रूर मिल जाएगी। नोटिस रिलीज़ हो चुका है, नोटिस जो है वो 73 पेज का है, आप उसको रीड करके भी पढ़ सकते हैं और जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वो मैंने ऑलरेडी इसमें कवर कर ली हुई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 26 जुलाई पे स्टार्ट हो गया था और उसकी जो एंड डेट है वो 16 अगस्त है। 16 अगस्त को फॉर्म जो भरना है वो बंद हो जाएगा, तो आपके पास काफ़ी कम समय बाकी है, आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल कर दें जल्दी, है ना। देन उसके बाद अगर कोई करेक्शन आता है फॉर्म में तो वो आप 17 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में करेक्शन कर सकते हैं, बट ऐसा मत करिएगा, गलती मत करिएगा। फॉर्म भरते वक्त कोशिश करें ध्यान से हम फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो सैलरी है ना, कितनी सैलरी होने जाएगी। तो अगर आप बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 35,400 की रहेगी एंड जो धीरे धीरे जो इंक्रीज़ होती जाएगी सैलरी तो वो आपकी इंक्रीज़ होगी टिल 1,12,400 तक। ठीक है ना। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये भी प्रोवाइड कर दी है कि सैलरी यहाँ पर कितनी मिलने वाली है इस एग्ज़ाम के बाद जब आप क्लियर करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इधर पे मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी रिलीज़ होती है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है। ठीक है, एंड कौन कौन सी ब्रांच पेपर वहाँ पे दे सकती है, मींस उस ब्रांच में, पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसीज रहेंगी वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट कौन कौन सी ब्रांच के लिए वो फॉर्म हम वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप देखें तो जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तीनों ब्रांच के लिए वहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए पूरा कंप्लीट, एंड उसके साथ आपका ये 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग वर्क या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, है ना। अगर हम इसमें एज लिमिट देखें तो अप टू 30 इयर्स तक आप, अगर आपकी एज 30 ईयर तक है तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड है CPWD। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और उसमें भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या और फिर ये सिविल इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट है एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसमें एक्चुअली जो एज लिमिट है ना वो 32 ईयर्स तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए है एंड जो एज लिमिट है वो अप टू 30 ईयर्स है। नेक्स्ट हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से है और जो एज लिमिट है वो अप टू 30 इयर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट FBP में वैकेंसीज है, तो वो है जूनियर इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल के लिए। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होगी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड या फिर और अगर आपने सिविल में किया है तो सिविल में, अगर मैकेनिकल में किया है तो मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो एज लिमिट है वो अप टू 30 इयर्स है। नेक्स्ट हम बात करें सिक्स्थ मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज MES में वैकेंसीज हैं और वो है जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए। सो इसमें अगर हम बात करें ना तो अगेन इसमें भी आपको डिग्री चाहिए जो भी आपकी ब्रांच है सिविल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। एंड उसके बाद और आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 3 इयर्स का विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क में, है ना। सो इसमें जो एज लिमिट है वो अप टू 30 इयर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसमें जो वैकेंसीज है ना वो जूनियर इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल दोनों में है एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियर में या फिर मैकेनिकल इंजीनियर में और जो एज लिमिट है वो है अप टू 30 इयर्स। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों में वैकेंसीज हैं। आप देखें तो इसमें आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और जो एज लिमिट है वो अप टू 30 इयर्स है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब वैकेंसीज कितनी कितनी है ना। सो वो हमें उन्होंने वो भी बताई हुई है कि पर्टिकुलर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज उन्होंने रिलीज़ की हुई हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आप देखें टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताई थी 1324 टोटल वैकेंसीज हैं ऑल ओवर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में एंड इधर पर उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रिलीज हुई हैं उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने जस्ट आपको बताया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में याद रखिएगा ओनली फॉर मेल कैंडिडेट होता है, उसमें आपका सिविल एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बोथ दोनों के लिए, है ना। सो उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और वैकेंसीज इधर पर आपको सामने दिखाई दे रही हैं। आप देखें तो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं। क्लियर। नेक्स्ट CPWD है तो उसमें सिविल के लिए वैकेंसीज आप देख लें, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर आपको पूरी गिवन है। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट मतलब CPWD इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें भी उन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट सेंट्रल वाटर कमीशन में भी उन्होंने बता दिया है सारी फॉर सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए। इधर पर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में, सो इसमें अभी ना वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज अभी मतलब उन्होंने अभी तक दी नहीं हुई है, बट ये कुछ समय बाद वैकेंसीज यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज में प्रॉपर जो नंबर कैटेगरी वाइज आने वाले होंगे वो यहाँ पर कुछ समय बाद आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि अभी भी और वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए,
जिनको अभी तक, जो अभी पास आउट हुए थे डिप्लोमा के बाद, जस्ट पास आउट हुए थे, तो उनको ये पता चलेगा कि हाँ वो एसएससी का पेपर दे सकते हैं। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चे अभी डिप्लोमा में जस्ट पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो इस लेवल पे ही पढ़ाई करें कि आगे उनको एसएससी का एग्ज़ाम दे पाए वो, क्योंकि वो एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम है। जस्ट डिप्लोमा के बाद वो एसएससी का पेपर क्लियर कर सकते हैं। जस्ट डिप्लोमा के बाद वो एसएससी जेई का पेपर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हैं और उनकी ये तैयारी है कि भाई इस बार तो सिलेक्शन उनको चाहिए ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, और भी हैं अभी वैकेंसीज। अगर हम बात करें ये फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में, सिविल मैकेनिकल में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, सिविल में, एंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंबाइन में, देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में, सिविल में। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। तो इधर पे थोड़ी सी कम वैकेंसीज़ हैं, बट जो फर्स्ट वाला हमने देखा उसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ थी। नेक्स्ट हम बात करें, अभी इधर पे आप देखें और रिमेनिंग है डिपार्टमेंट्स। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स में भी उन्होंने वैकेंसीज बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेस हैं, है ना। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं ना, तो वहाँ ऑप्शन आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप टिक करते हैं एंड फिर वहाँ पे आप फिल करके आगे बढ़ जाते हैं फॉर्म में। तो वहाँ कोई अलग अलग सारों का फॉर्म नहीं भरना होता है। जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, वो भी उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है। तो उसमें आती हैं ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको टिक करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते हैं फॉर्म फिलिंग के करते वक्त, ठीक है। अभी मैंने टोटल वैकेंसीज आपको बताई थी, आप देखें तो टोटल वैकेंसीज 1324 टोटल वैकेंसीज हैं, मतलब इतनी सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। तो आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है वो प्रॉपर रिवीजन करें। रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम करीब होता है तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एज लिमिट पर। तो एज लिमिट में आपने देखा होगा, जो बहुत सारे हमने डिपार्टमेंट्स देखे हैं, उसमें कुछ में जो एज लिमिट थी वो 32 ईयर्स थी, कुछ में 30 ईयर्स थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो एज लिमिट है वो कितनी कितनी है, ठीक है। बट उन्होंने यहाँ पे अकेले जो बता दिया है, जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, या तो वो 30 साल या तो उसकी जो पोस्ट है उसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है या फिर 32 ईयर्स है। तो उसमें उन्होंने और डिटेल दिया है कि जो अगर 30 साल तक फॉर्म भर सकता है, तो उसमें उन्होंने कंडीशन मेंशन कर दी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट 2 अगस्त 1993 से पहले बॉर्न हुआ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, एंड 1 अगस्त 2005 के बाद बॉर्न हुआ है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। सिमिलरली उन्होंने 32 ईयर्स तक के लिए भी बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट 2 अगस्त 1991 के पहले बॉर्न हुआ है तो वो फिल नहीं कर सकता है, एंड 1 अगस्त 2005 के बाद बॉर्न हुआ है तो वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली भी आप एक बार देख सकते हैं। अगर आप लाई कर रहे हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिए, ठीक है। अभी भी काफ़ी समय है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। समय है मतलब कि आप फॉर्म अगर भर रहे हैं तो भरना स्टार्ट कर ही दीजिए, ठीक है। कभी कोई डाउट्स आ सकते हैं फॉर्म फिल करते वक्त, तो वो सारे चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं। अगर आप लास्ट डेट के लिए बैठे हुए हैं तो लास्ट डेट में सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो उस समय आपका हो सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट ना हो। चलिए नेक्स्ट आप देखें, कुछ कैटेगरी वाइज भी उन्होंने एज रिलैक्सेशन बताया गया है ना। अगर कैटेगरीज उन्होंने बताई हुई हैं यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली भी एज रिलैक्सेशन है। कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है, डिफेंस में पर्सनल डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें भी ये हमें पता होनी चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है ना कि ज़्यादा एकदम से वो, क्योंकि इतना बड़ा नोटिस आता है तो पूरा तो वो पढ़ते नहीं हैं, तो आप अगर ये छोटा सा वीडियो देख लेते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न, है ना। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एसएससी जेई में जो एग्ज़ाम होता है ना, वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर आपके कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है ना,
उसमें हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उसमें आप देखें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। आपने पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा होगा जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये सारे आपके आ जाते हैं किसमें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको पता है नॉर्मली जैसे अपन बात करें हिस्ट्री, देन अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे अराउंड चल रही हैं, जनरल अवेयरनेस है, वो सारा आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारे ब्रांच कंसंट्रिक। जैसे कि अगर आप सिविल से हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 में इस तरीके से आपका पूरे सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बता दिया है टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 200 होते हैं, और आपको 2 घंटा दिया जाता है। अब कोई स्टूडेंट स्क्राइब स्टूडेंट है तो उसके लिए उन्होंने 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दे के रखा हुआ है, तो 2 आवर्स 40 मिनट्स उनको टोटल मिलता है। अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए वो 2 आवर्स दिया जाता है, 2 घंटे दिए जाते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। अगर आपका पेपर 1 क्लियर हो गया है तो आप पेपर 2 देने जाएंगे। तो पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं मैम, तो वो ब्रांच वाइज। अगर हम बात करें सिविल में तो सिविल में पूरे जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपने सिविल में इंजीनियरिंग करते वक्त या डिप्लोमा करते वक्त पढ़े थे वो सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मैकेनिकल में, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, चलिए तो एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें जो पेपर 2 होता है ना, इसमें जो पेपर 2 होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, और उसमें जो आपको आवर्स दिए जाते हैं वो 2 आवर्स दिए जाते हैं, और स्क्राइब स्टूडेंट्स के लिए 2 आवर्स 40 मिनट्स दिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं डिटेल सिलेबस। अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस पेपर 1 में, तो पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मैंने आपको बताया था क्या क्या पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, टाइम, डायरेक्शन, है ना। तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इसके कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, हमने बात किया था। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप देखें मैंने बता दिया था हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अगर कोई भी जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो अगर वो थोड़ा सा, क्योंकि 50 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर थोड़ी सी बुक्स वगैरह से लेके या फिर यूट्यूब वगैरह पे से अगर पढ़ ले, तो जनरल इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर ले, तो वो 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। इसमें अलग से कोई आपको पर्टिकुलर कोर्स नहीं करना होता है। ठीक है ना, पर्टिकुलरली जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो पार्ट था, मतलब जो थर्ड पार्ट था, 100 क्वेश्चंस आ रहे थे पेपर 1 में, तो वो आप देखें तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, मैकेनिकल के लिए हैं। ठीक है, अभी पेपर 1 की ही बात चल रही है बेटा, याद रखना। पेपर 1 में जो आपका अपने ब्रांच से, ब्रांच स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर जो बच्चा अगर जो कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग को से उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो उसके सब्जेक्ट्स ये सारे रहेंगे, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजी भी होता है। अगर आप देखें ना तो बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, ये पोर्शन इजी होता है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अगर आप देखें ना तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आरसीसी से एंड स्टील से। इसमें जो कोड होता है ना, जो अपन ने कोड पढ़ा होता है, आईएस कोड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट एंड हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्विंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए ये वाला पोर्शन। तो ठीक है ना, कभी भी अगर आप कभी तैयारी करने जा रहे हैं या फिर जो रिविजन कर रहा है तो वो इस सब्जेक्ट्स का तो रिविजन कर ले। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स से पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर जैसे ही आपका पेपर 1 क्लियर हो गया तो फिर पेपर 2 आप देंगे। तो पेपर 2 में भी जो अभी हमने डिस्कस करे सब्जेक्ट्स,
जो आपके ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो आपने 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ा है या फिर 3 साल आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, उसमें जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, है ना, वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 2 में, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का होता है, 2 घंटे दिए जाते हैं और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पेपर 2। पेपर 2 के बाद फिर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एसएससी जेई में सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं भाई मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मिनिमम हमें कितने नंबर लेकर आना है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी वाइज बता दिया है, जनरल, ओबीसी या फिर ऑल अदर कैटेगरीज में है। तो अगर आपने पेपर 1 दिया है, पेपर 1 जो है वो आपका कितने नंबर का हुआ था, 200 मार्क्स का हुआ था। 200 मार्क्स में से कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको मिनिमम 30% मार्क्स तो लाना ही लाना है। 200 का 30% कितना होता है, लगभग 60 नंबर। तो 60 नंबर मिनिमम आपको लाना ही लाना है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पेपर 1 में, है ना। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 30% आ गए टोटल जो इतने नंबर का पेपर था, तो आप एलिजिबल हैं पेपर 2 देने के लिए। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो होता है 25%, लगभग 50 मार्क्स 200 में से। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ऑल अदर कैटेगरीज में, तो 20% मतलब लगभग 40 मार्क्स। इतने मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ये मिनिमम मार्क्स हैं। अगर आप इतने मार्क्स लेकर आए तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, जो कि टोटल जो नोटिस आया है उसमें से मैं छोटा छोटा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो अभी रिक्वायरमेंट है, जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट 8-10 दिन बाकी हैं, उसके पहले जो देनी चाहिए थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की। बाकी का नोटिस तो है ही, एक बार उसको पूरा रीड कर लीजिए, आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो अब देर मत करिए भाई, फॉर्म फिल ज़रूर करिए, है ना। जो बच्चे जस्ट पास आउट हुए हैं अभी, तो वो ज़रूर फॉर्म फिल करें। एक बार शॉर्ट में ये वीडियो देख लें पूरा एंड तक, एंड उसके बाद फिर जो मैं आपको नोटिस का बोल रही हूँ उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एक बार उसको भी देख के पढ़ लीजिए, है ना। आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर इस बार पेपर अच्छे से नहीं देने जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं है कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए वो काम में रहेगा, है ना। सो पेपर ज़रूर देने चाहिए, एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस लाइव एक्सपीरियंस आप कभी किसी से पूछ नहीं सकते। अगर मान लीजिए आप पेपर देने गए हैं और मुझे पेपर देना है, मैं जस्ट अभी पास आउट हुई हूँ डिप्लोमा से, है ना, मुझे अभी पेपर देना है, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं फॉर्म नहीं भरती हूँ, मैं, क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ाई की नहीं है 3 साल डिप्लोमा में, आपने पढ़ाई मतलब मेरे फ्रेंड ने पढ़ाई की हुई है तो मैं उससे पूछ लूँगी और फिर नेक्स्ट ईयर पेपर दे दूँगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो अपना जो भी उसका एक्सपीरियंस था वो शेयर करेगा, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे जब आप खुद एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और खुद पेपर देंगे और एनालिसिस करेंगे टफनेस लेवल का एंड अदर ऑल क्राइटेरिया का, ठीक है ना। तो आप जो भी पेपर का जो रहता है एक्सपीरियंस, वो किसी से सामने वाले से आप ले नहीं सकते हैं, आप खुद पेपर देने जाइए और एक लाइव एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है ना। तो फॉर्म ज़रूर भरिए सारे स्टूडेंट्स और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जिनका कंप्लीट हो चुका था बस वो अब पेपर उनको देना है, उनका रिवीजन पोर्शन बाकी है, तो बस वो रिवीजन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि फॉर्म जो लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है वो 16 अगस्त है एंड अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो अभी भी 2-3 महीना है जो आपके पास समय है, आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी भी सोच रहे थे कि भाई मेरे को फॉर्म नहीं भरना है क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं है, तो अभी भी समय है। मैंने आपको बताया है, आप बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, ये ईजी पोर्शन है, इसको आप कवर कर लें एंड फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर वाले पोर्शन पे बढ़ें, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। आप वो उतना लेके पेपर देने जाएं, है ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप कुछ बिना पढ़े तो एटलीस्ट नहीं जा रहे हैं, कुछ तो पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी टाइम है, अभी सिर्फ फॉर्म की डेट आई है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म तो और टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, वो तो अक्टूबर में है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ऐसे ही मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू।